हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के सम करेंगे। ये पार्ट सेकंड है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के सम का। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप की अप्रोच, बिल्कुल ही डिफरेंट सम्स, वो सम समझेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स होने वाले। ये बिल्कुल यूनिक से सम है। इसमें हर एक क्वेश्चन में वो चीज नहीं है जो हमने पार्ट वन में सीखी थी, बट हाँ, पार्ट वन का जो बेसिक सीखा था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज सीखी थी 5 वाली, वो हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, बट है डिफरेंट डिफरेंट चीजें। जरूर वीडियो को लास्ट तक देखेगा क्योंकि बहुत सारे सम्स हमेशा पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन में से आते होते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। बाकी आप लोग अगर चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने प्रोबेबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। अगर अभी तक आप लोगों को प्रोबेबिलिटी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप लोग वहां पर पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। और साथ ही में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट वन जो है आप लोग उसको भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस पहले सवाल को, जिसमें देखिएगा गिवन है कि आपने ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे अलग अलग क्वेश्चन है, अप्लाइड क्वेश्चन है अलग तरीके से। जैसे यहां पर कह रहे हैं द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर certain subjects are assumed to approximately normally distributed with the mean value 65 and SD 5. If three students are taken at random from this set, what is the probability that exactly two of them will have marks over 7? अगर आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट में थोड़ा सा अगर ध्यान दें, एक चीज तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यार ये सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो होगा, लेकिन साथ में कुछ और चीज बोल दी गई है कि भाई अगर अपने पास 3 स्टूडेंट होंगे तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल हैव मार्क्स ओवर 70। भाई 70 से ज्यादा मार्क्स दो बंदों के आएंगे। आप लोगों ने ऐसी ही लाइन एक डिस्ट्रीब्यूशन में सुनी होगी मेरे से, और अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा है तो फिर तो पक्का याद हो गया कि भाई ये वाला जो टॉपिक है ये वाला साथ में आएगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है ये, साथ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सम। तो मैं यही कह रहा था कि हमारे पास ये वाले जो सम्स हैं ये मिक्स्ड वाले सम्स हैं। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर सीखने को मिलेगा इस वाले वीडियो में। देखिएगा करना कैसे है, जैसे सिंपल आप लोग लिखते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइंड करते थे, हम लोग वैसा ही चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस लाइन को अभी के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। इस लाइन तो यहां तक, बस यहां तक देखते हैं। विल हैव मोर मार्क्स ओवर 70। भाई 70 से ज्यादा मार्क्स की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर लिखने का तरीका समझूं या बताऊं आप लोगों को तो कुछ ऐसा आएगा, है कि नहीं बात, कुछ ऐसा तरीका आएगा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70। अब यहाँ पर जब मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाता हूं, कैसे लगेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, देखिएगा हमें मीन का वैल्यू गिवन है 65 और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 5। तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई वो कुछ लिखी जाएगी 65, 5 इस तरीके से। इसके बाद अगर आप लोग 5 वाला कंसेप्ट लगाते हैं तो 5 वाला कंसेप्ट आप लोग जानते हैं कि भाई इस तरीके से तो लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पर आ रहा है x ग्रेटर देन 70। और जब मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी उसमें मैंने आप लोगों को इसके बारे में समझाया था कि कैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी को और फाई के रिलेशन को करते। अगर मुझे x का वैल्यू 70 से ज्यादा चाहिए, अब 70 से ज्यादा तो इन्फिनिट तक हो सकते हैं क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाई करती है। तो 70 से लेकर इन्फिनिटी वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर ये फाइंड कर लेते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 7। ठीक है, अब ये चीज फाइंड करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन x लेस देन 70। तो इसका फॉर्मूला कुछ लिखा जाता था 70 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और जब आप इस तरीके से लिखते हैं तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ आ गया 5/5, तो ये 1 बन जाएगा। अब इसको आप 5 ऑफ 1 को 1 मत लिख देना, आपने इसका जो वैल्यू है हमेशा टेबल से ही उठाना। तो यहाँ पर मैंने टेबल अटैच करा हुआ है, हम लोग देखते हैं कि 5 ऑफ 1 का वैल्यू क्या लिखा हुआ है अपने पास। तो यहाँ मिल रहा है 5 ऑफ 1 पे ये वाला मिल रहा है ना, ये वाला 84134, 84134। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.841। ठीक है, इतना बहुत है। अब बस कैलकुलेटर के ऊपर हम लोग इसको माइनस कर लेते हैं और देख लेते हैं अपना आंसर क्या आएगा जी। यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0.841, 0.159, यस 0.159। अब ये आंसर आया है अपने पास प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 70 का। समझ में आया?
अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम यहाँ पर लगाया। अब मेन काम जो बोला गया था हमें, भाई 3 स्टूडेंट्स हैं आप लोगों के पास, उसमें से बताइए एग्जैक्टली 2 ऑफ देम विल हैव मार्क्स ओवर 70, भाई 70 से ज्यादा मार्क्स आए होंगे। अब हम यहाँ पर यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट लगाएंगे। यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी देखिएगा, यूजिंग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर किस तरीके से लगती थी, मैं आप लोगों को एक और बार फॉर्मूला बता देता हूं। हम लोग ऐसा करके इसका फॉर्मूला लिखते थे, NC(x) क्यू रेज टू पावर n माइनस एक्स पी रेज टू पावर x, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा वहां पर। अब नेक्स्ट यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी और q की वैल्यू क्या होगी देखना, देखिएगा p हमने लिखा था सक्सेस के लिए, ठीक है ना, इसके लिए, और q था अपने पास फेलियर। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस का गिवन ही नहीं है, फेलियर का गिवन ही नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाला है, ये क्या निकाला है भाई, बच्चों के मार्क्स 70 से ज्यादा वाले, और हमें बोल भी क्या रहे थे, 3 स्टूडेंट में से 70 से ज्यादा मार्क्स वाले बताओ। तो ये जो चीज आई है ये दरअसल प्रोबेबिलिटी ही तो आई है पी का, यानी कि ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है अपने पास, ठीक है। ये बात पॉइंट जरूर अपने पास रखिएगा, इस क्वेश्चन को होमवर्क में भी जरूर करना आप लोग। तो अपने पास p का वैल्यू आ गया है 0.159, और यहाँ से अगर मैं q निकालू तो q आ जाएगा, हाँ q तो ऊपर आए हुए है ना 0.841, क्योंकि अगर आप यहाँ पर माइनस करते हो 0.159 को तो वहां से ही तो अपने पास मिल जाएगा 0.841 ही तो मिलेगा, हाँ ठीक है। तो ये अपने पास इस तरीके से कि p और q का वैल्यू जो था वो अपने पास आ चुका है। अब अगर मैं इस फॉर्मूला में लगाऊं, इस फॉर्मूला में मुझे क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 बोला था, यानी कि x इज इक्वल टू 2, इसका हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। n का जो वैल्यू रहेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 आ गई, p का वैल्यू, q का वैल्यू, सब चीजें आ चुकी है। लगाते हैं यहाँ पर अपना फॉर्मूला, तो ये बन जाएगा 3c2 q यानी कि 0.841 रेज टू पावर n माइनस एक्स क्यू p रेज टू पावर x, तो p रेज टू पावर x आ गया 0.159, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब 3c2 होता है 3, यहाँ पर इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर इसका अगर वैल्यू रखेंगे 0.841, तो ये मुझे मिल जाएगा 1 इंटू 0.159 का स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में अब आप लोगों को इसका जस्ट मल्टीप्लीकेशन करवाना पड़ेगा। आप लोगों के पास कैलकुलेटर अलाउड है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आप लोगों का आंसर जो आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा 0.0635, कुछ इतना यहाँ पर आंसर आएगा। समझ में आया कैसे करना था? पहला क्वेश्चन था, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, पेपर में हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर ये रहा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक और नया कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। Assume that the mean height of the soldier is 68.22 inches and variance is 10.8. अपने पास म्यू गिवन है 68.22, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर गिवन है 10.8 स्क्वायर इंचेस, ठीक है। हाउ मेनी सोल्जर्स इन अ रेजिमेंट 10,000 वुड यू एक्सपेक्ट टू बी ओवर 6 feet टॉल? इसका मतलब ये है, बताइए अगर 10,000 सोल्जर्स हैं तो कितने सोल्जर्स ऐसे होंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी। अब आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर जो रिलेशन है ये रिलेशन गिवन है इंचेस में, मतलब मीन और वेरिएंस का जो वैल्यू गिवन है इंचेस में, यहाँ पर जो चीज गिवन है वो है फीट में। तो आप लोग इतना जानते हैं, क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप लोग जानते होंगे कि 1 फीट के अंदर अपने पास 12 इंचेस होते हैं। अगर 1 फीट के अंदर 12 इंचेस होते हैं तो 6 फीट के अंदर अपने पास आ जाएंगे 72 इंचेस, या आ गए 72 इंचेस। यानी मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, सबसे पहले तो मुझे इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 72, हमें इस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना, ठीक है। और ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन से ही हो पाएगा, जब भी अपने पास मीन आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है, हमें यही चीजें लगानी चाहिए, ठीक है। सो फिर से वही कहा, ऐसी तो कोई अपने पास
प्रॉपर्टी ही नहीं है तो मैं उल्टा करके काम लगा देता हूँ, x लेस देन 72। और यहाँ पर जब वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी देखिएगा, 1 माइनस फाइव ऑफ, अरे यार यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगा, फिर उसके बाद फाइव ऑफ 72 माइनस 68.22 बाय वेरिएंस का वैल्यू चाहिए ना मुझे, सिग्मा का वैल्यू चाहिए, तो मैं एक बार निकाल लेता हूँ कि 10.8 का रूट क्या आएगा। 10.8 का रूट रूट 3.28 आ रहा है लगभग, ठीक है, 3.286 आ रहा है, चलो मैं इसको 3.29 लिख लेते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो ये आ गया 1 माइनस फाइव ऑफ, अब माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, और फिर देखते हैं अपने पास वैल्यू क्या बनेगा। यहाँ है 72 माइनस 68.22, 3.78 डिवाइडेड बाय 3.29, 1.148 समथिंग आ रहा है, तो मैं इसको 1.15 लिख लेता हूँ, ऐसा करके लिख लेते हैं, ठीक है, 1.15। अब यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू चाहिए 1.15 का, टेबल के अंदर देखेंगे कि वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो चलिए टेबल में आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे 1 माइनस 1.15 1.1, पहले तो 1.1 देख लो यार, 1.1 1.15 1.15 कहाँ है 1.15, अरे यार ऊपर वाला भी तो है, हाँ अब ठीक है। 1.1 पहले तो 1.1 के अंदर देखिएगा और फिर 5 के नीचे देखिएगा कितना वैल्यू आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे 1.15 लिखा था ना, तो यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ 1.1 वाला रो देख लो, यानी कि ये वाली रो देख लीजिएगा, और फिर ये वाला जो 5 है इसको देख लीजिएगा यहाँ पर। तो ये इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, ये रहा यहाँ पर, यहाँ से भी यहाँ पे, हाँ, तो ये वाली जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी। 1.15 के लिए वैल्यू कहाँ से उठाई है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1.1 ये था, और फिर 5 कहाँ से उठाया, ऊपर वाले से, तो यहाँ आ जाएगा 0.8749, चलिए 0.8749 इतना है, ठीक है। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ यार, अप्रोक्सीमेटली 0.875 लिख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 49 है, उसको 50 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, एक ही बात है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग करेंगे माइनस, तो ये माइनस करने पे आ जाएगा 1 माइनस 0.875 0.125, मतलब 0.125 प्रोबेबिलिटी है कि अपने पास जितने बंदे हैं उनकी जो हाइट रहेगी वो 72 इंचेस से ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हमें अकेली हाइट नहीं निकालनी थी, हमें निकालने थे दरअसल नंबर ऑफ द सोल्जर। और जब भी हमें कभी भी नंबर ऑफ समथिंग निकालना हो, हम लोग सिंपल काम क्या करते हैं, जस्ट प्रोबेबिलिटी के साथ उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर जब भी हमने निकालने हो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सोल्जर्स, मैं पूरी लाइन लिख देता हूं यहां पर, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सोल्जर with the height more than 72 inches is equal to 10,000 into 0.125। तो यहाँ अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 125 आ जाएगा कि 125 सोल्जर ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा। समझ में आ गया। देखो कंसेप्ट हम पार्ट 1 वाला ही लगा रहे हैं, बस आगे की कुछ नई नई एक्सटेंशंस हैं जो यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है। देखिएगा क्या है, इफ द लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग एडल्ट्स इन अ सर्टेन रीजन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 8 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। म्यू का वैल्यू यहाँ पर है 8, SD का वैल्यू है यहाँ पर 5। What is the probability that in a sample of 100 adult there is an average level of education between 10 to 14 years? भाई 10 से 15 साल वाले बता दो और वो वाले बता दो more than 14 साल। प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले केस में 10 से 14 साल के लिए, ठीक है ना। ये चीज, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब ये प्रॉपर्टी क्या थी, 5 ऑफ 14 माइनस म्यू, म्यू था 8, सिग्मा था 5 माइनस 5 ऑफ 10 माइनस 8 बाय 5। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ पर अपना काम करेगा। कितना आ जाएगा वैल्यू देखते हैं ये, तो ये आ गया 6/5 6/5 माइनस 5 ऑफ
2/5, ये आ गया 2/5। यहां से मुझे मिल जाएगा 5 ऑफ 6/5 आ गया, 5 ऑफ 1.2 माइनस ये मिल जाएगा 5 ऑफ 0.4 मिल जाएगा। अब बस फिर से टेबल के पास जाते हैं और टेबल में अपनी वैल्यू को ढूंढते हैं कि क्या आएगी। 1.2 का वैल्यू 1.2 है तो ये लिखा गया यार 0.884 कुछ ऐसा, 0.8849 है। फिर से इसको यार वही लिख लेते हैं ना, 0.8849 था, माइनस 0.4 का वैल्यू भी टेबल से निकाल लेते हैं। अपने टेबल पे है, ये रहा 0.6554, 0.6554। आप लोग यहाँ पे इस तरीके से माइनस करना चाहते हैं, इस तरीके से माइनस कर दीजिएगा, चाहे जैसे मर्जी कर दीजिएगा, आप लोगों का आंसर अप्रोक्सीमेटली बराबर बराबर ही माना जाएगा। 0.8849 माइनस 0.6554 तो यार 0.229 कुछ ऐसा आ रहा है, 0.2295। तो बस ये अपना आंसर है। यहाँ पर इंटू 100 हम लोग नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं जा रहा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे बिटवीन 10 से 14 साल, इसलिए। अगर बोला जाता तो फिर आप लोग जरूर करवाते। सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर निकालते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में क्या आएगा देखिएगा, मोर देन 14 ईयर, प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन 14 वालों की, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 14, और इस तरीके से अपना आंसर बन चुका है। उसके बाद 1 माइनस 5 ऑफ 14 माइनस 8/5, तो ये आ गया 1 माइनस 5 ऑफ 6/5। ये सबसे इजी क्वेश्चन था आज का, मुझे लगता है अभी तक का। ठीक है, ऐसा पेपर में नहीं आता होता, ये सब इजी वाले तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे आप लोगों के पास। 1 माइनस 5 ऑफ 1.2 यहाँ पर बन जाएगा, फिर से वही आ जाएगा ना लगभग लगभग, हाँ 1 माइनस 0.8849 आया था इसका वैल्यू, माइनस करके लिख लेते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा अपने पास 1 माइनस 0.8849 0.1151 ये रहा अपना करेक्ट आंसर। समझ में आ गए? 3 क्वेश्चन अभी तक की इस वीडियो में हमने करे हैं, अभी भी 3 सम्स और हैं, 1 2 और 3, हाँ 4 सम्स और हैं। चारों के चारों सम्स को अच्छे से समझिएगा। एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, है क्या ये क्वेश्चन देखिएगा। जैसे देयर आर 600 मैथमेटिक्स स्टूडेंट इन ग्रेजुएट क्लासेस ऑफ यूनिवर्सिटी, 600 बच्चा है अपने पास यहाँ पर, एंड प्रोबेबिलिटी फॉर एनी स्टूडेंट टू नीड अ कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर बुक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ऑन एनी डे इज 0.05। मतलब आप लोग किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो आप लोग, और आप 600 बच्चे हैं क्लास, ठीक है 600 बच्चे हैं उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी के उसमें कोर्स में, और जो प्रोबेबिलिटी है हर एक बच्चे को बुक चाहिए मान के चलो, तो वो प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से 0.05 है प्रोबेबिलिटी। हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बुक शुड बी केप्ट इन द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सो दैट द प्रोबेबिलिटी मे बी ग्रेटर देन 0.90। चलिए लिखने का तरीका तो ये होगा, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0.90 कुछ ऐसा करके ना। हाँ एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है, रुक जाइए, ये तो प्रोबेबिलिटी हमें ऑलरेडी गिवन है ना इस बार, तो यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा। हमें यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ x का वैल्यू, मतलब मान लीजिए कुछ x1 है, कुछ भी x1 है, उसका वैल्यू 0.90 से बड़ा होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.90। क्लियर? दैट नन ऑफ स्टूडेंट नीडिंग अ कॉपी फ्रॉम द लाइब्रेरी हैज टू कम डिसअपॉइंटेड बैक। मतलब कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए लाइब्रेरी जाए, उस बंदे को लाइब्रेरी में वो बुक ही ना मिले, ऐसा सम है, ये एक डिफरेंट सम है। ठीक है जी, देखिएगा ये क्वेश्चन होता क्या है, जैसे आप लोगों ने एक बार मेरे से रिजल्ट पढ़ा था कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, कब? जब अपने पास नंबर ऑफ थिंग्स n की वैल्यू जब ज्यादा हो, है ना। वैसे ही सेम चीज यहाँ पर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग ये निकालते हैं, ये x1 निकालना अपना मेन काम रहेगा, मेन x1 निकालना। ठीक है, कैसे निकलता है देखिएगा। अगर 600 स्टूडेंट्स है, सबसे पहले तो मैं मीन निकालता हूँ। मीन कैसे निकलेगा, n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 600,
ये क्या है, ये है 0.05 और ये क्या होगा, ये है मतलब एक स्टूडेंट को पर्टिकुलर बुक चाहिए उस लाइब्रेरी में से किसी भी दिन, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहे हैं कि भाई बच्चे को वो बुक मिलनी ही चाहिए, डिसअपॉइंट होके वो घर नहीं जाना चाहिए कि भाई बेचारे के पास बुक नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर इसी 0.05 को सक्सेस कंसीडर करेंगे, प्रोबेबिलिटी पी, ठीक है। अगर ये चीज अपने पास पी हो गया तो मैं मीन निकालना जानता हूँ। मीन निकालने का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहता था बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एनपी, एन का वैल्यू है 6 और पी का वैल्यू है 0.05। यहां से मेरे पास जो मीन आ गया वो आ जाएगा 600 इंटू 5, चल नहीं रहा, 5/100, 30 आ गया। तो 30 मेरे पास यहाँ पर मीन की वैल्यू है। ऐसे ही सेम चीज हम लोगों ने वेरिएंस निकालना भी सीखा था। वेरिएंस कैसे निकालते थे हम लोग, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एन पी क्यू। एन का वैल्यू हमारे पास था 600, पी का वैल्यू था 0.05, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.05 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है नहीं ये चीज। उसके बाद 600 इंटू 5/100 इंटू 0.95 कर देंगे, जीरो के साथ जीरो कट गया, यहाँ पर आ गया 100 आ गया, तो इसका आंसर जो बन गया वो आ गया 28.5। ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर आया। मैं यहां से सिग्मा निकालता हूं कि सिग्मा कितना आएगा, 28.5 का अंडर रूट 5.33 आ रहा है, ठीक है 5.3। तो यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू आ गया 5.33 या फिर अकेला 5.3 ले लीजिए आप, और मीन का वैल्यू मेरे पास 30 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे आप लोग निकाल सकते हैं। मुझे ये x1 चाहिए, x1 का मतलब है कि कितनी कम से कम मैं बुक रखूं ही रखूं यहाँ पर कि कोई बच्चा डिसअपॉइंट होके घर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये x1 निकालना है। अभी कैसे निकलेगा देखिएगा, हम लोग प्रॉपर्टी वही काम जो करते थे, x1 माइनस म्यू, म्यू था 30 अपॉन ये आ जाएगा 5.3 इज ग्रेटर देन 0.90। ये मेरे पास रिलेशन बनेगा। देखिए किस किस को समझ में आया, अगर किसी को ना समझ में आया हो आप लोग दोबारा से इसको जरूर सुनिएगा, ठीक। यहाँ पर अब हम लोग लेंगे क्या, फाई इनवर्स लेंगे, क्योंकि ये जो फाई है मैंने लास्ट क्लास में भी शायद आप लोगों को बताया था, ऐसे वाला जो फाई होता है वो यहाँ पर चला जाता है, फाई इनवर्स 0.90। और अब हम लोग टेबल के अंदर में से निकालेंगे कि 0.90 का वैल्यू क्या रहेगा। चलिए टेबल के अंदर देखते हैं 0.90 का वैल्यू कहाँ पर हमें मिलता है। 0.90 सबसे पहले 0.90 कहाँ पे आ रहा है, एक तो यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दोनों जगह पर आ रहा है। और कहीं आ रहा है क्या, 0.90 ही था, हाँ 0.90 ही तो था, ठीक है। तो ये आ रहा है 1.2 पे ना, चलो ठीक है 1.2 पे मिल रहा है, 1.2 पे मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा ये क्या लिखा गया है 0.89973, एक यहाँ पर लिखा गया है 0.90147। मैंने उस बार आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें अगर 0.90 चाहिए, सबसे आसपास देखिएगा कौन सी वाली वैल्यू बन रही है, सबसे आसपास 0.90 के वो बन रही है ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 23 का डिफरेंस है या 27 का डिफरेंस है, यहाँ पर 147 का डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हम लोग जो वैल्यू लिखेंगे वो दरअसल 1.2, साथ में उसके पीछे ये वाला डिजिट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1.28। बात क्लियर हुई सबको क्या, सबसे आसपास हमने देखना है जो इसमें कम से कम डिफरेंस आप लोगों को मिले, तो ये 1.2 मिला, साथ में यहां से नंबर उठा के वो हमने सिर्फ इसके पीछे लिख देना है, तो 1.28 आ गया यहाँ पर। x1 माइनस 30 इज इक्वल टू 5.3, ये 5.3 इधर भेज रहा हूँ, 1.28 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं यहाँ पर, फिर निकाल लेते हैं वैल्यू को कितना आएगा। ये आ गया 5.3 इंटू 1.28, 6.74, 6.784 और फिर x1 इज इक्वल टू 6.784 प्लस 30, प्लस करने पे मिल जाएगा 36 मिल जाएगा ना, 36.784।
तो आप लोगों के पास x1 जो अप्रोक्सीमेटली आ गया है वो आ चुका है 37। मतलब 37 नंबर ऑफ बुक्स वहां पर तो होनी ही चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास, ताकि कोई बच्चा डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। क्लियर? ये अच्छा सम था, आप लोगों के पास पेपर में पूछा जाने वाला सम है। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर अपनी कॉपी पे एज अ होमवर्क जरूर करिएगा एक बार। एक ये क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक तो सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन ये वाला, उसके बाद हमने ये वाला क्वेश्चन करना है, और अब इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों ने अपने पास करना है। शायद मैंने एक सम करवाया था, एक और सम यहाँ पर करते हैं एक और बार। है क्या, देखिए, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कह दिया गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 31% आइटम्स आर बिलो 45, 8% आइटम्स आर अबव 64, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। ऐसे सम ना पेपर में हर साल पूछे गए, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी तक के जितने भी हमने क्वेश्चंस करे सब में मीन था, वेरिएंस था, सब चीजें थी, लेकिन इस बार वही नहीं है। निकालते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, बस पढ़ने का तरीका याद रखिएगा। ये है क्या, 31% आइटम्स आर बिलो 45, 31% आइटम्स, जो ये होता है ना 31% आइटम, ये दरअसल प्रोबेबिलिटी की बात कर देते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा ये 30, ये जितने भी परसेंटेज आप लोग कभी भी देखे ना इन क्वेश्चन में, ये हमेशा प्रोबेबिलिटीज है। बिलो 45 मतलब, बिलो 45 का मतलब क्या हो गया कि x का वैल्यू लेस देन 45 अगर है, उस केस का प्रोबेबिलिटी 31% है। उसी तरीके से अबव 64 यानी कि x का वैल्यू अगर 64 से बड़ा हुआ, उस केस में प्रोबेबिलिटी जो है वो 8%। ठीक है, क्लियर बात। अब ये बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है, प्रोबेबिलिटी का हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं यहाँ पर फाई के साथ, तो यहाँ आ जाएगा फाई ऑफ 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे 31% है तो वो 0.31 लिख लेते हैं। साथ ही में यहाँ पर आ जाएगा फाई ऑफ, अच्छा ये ग्रेटर देन है, अगर ये ग्रेटर देन है तो हमें सबसे पहले इसको माइनस करना चाहिए, 1 माइनस फाई ऑफ x लेस देन 64 इज इक्वल टू 0.08, ये बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट काम मैं अभी भी एक और स्टेप एक और दोबारा से लिख लेता हूँ, 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.31, एंड यहाँ आ जाएगा 1 माइनस, ओके 1 माइनस, मैं 1 को यहाँ पे भेज देता हूँ, अच्छा रहेगा, 1 माइनस 0.08 इज इक्वल टू फाई ऑफ 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा। होप कि आप लोगों को ये स्टेप समझ में आ गया होगा। 0.8 वाली चीज को मैं यहाँ पे भेज जाऊं, यहाँ पे इस चीज को भेज दिया, तो ये बन गया फाई ऑफ 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.31, एंड ये तो आ गया 0.92 इज इक्वल टू फाई ऑफ 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा, ऐसा होकर के आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर फाई इनवर्स को बेचते हैं, तो ये आ जाएगा 45 माइनस म्यू बाय सिग्मा इज इक्वल टू फाई इनवर्स 0.31। सेम इसी तरीके से ये बन गया फाई इनवर्स 0.92 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा। ये इस तरीके से अपने पास बनता जा रहा है। अब हम लोग टेबल के अंदर देखते हैं कि 0.31 अपने को मिल कहाँ पे रहा है। 0.31 टेबल के अंदर देखना है 0.31 को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज का दिक्कत होगा, क्योंकि अगर मुझे 0.31 चाहिए तो 0.31 है क्या अवेलेबल? वहाँ पे 31 ही था ना, था तो वहाँ पे 31। चलिए देखते हैं, और कुछ काम कर सकते हैं क्या? ओके, अगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बन रहा, ठीक है, अब देखो यार, ये अपने पास ना यहाँ पर वैल्यू जो है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्टार्ट हो रही है 5 से, ठीक है ना, 5 से स्टार्ट हो रही है, 0.50, हमें चाहिए 0.31, ऐसा करके चाहिए। तो आप एक यहाँ पर कन्वर्जन कर सकते हैं। ये कन्वर्जन है क्या, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। आप लोग इस स्टेप की बजाय, अभी इस चीज की बजाय आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग यहाँ पर माइनस को कॉमन निकालो। बड़ा अच्छा स्टेप बताने जा रहा हूँ। इस स्टेप में आप लोग माइनस को कॉमन निकालिए। देखिएगा, मान लो आपने माइनस को कॉमन निकाला, माइनस कॉमन, यहाँ आ जाएगा म्यू माइनस 45 बाय सिग्मा इज इक्वल टू 0.31, ये चीज आ गई, ठीक है। अगर ये चीज आ गया, अब ये फाई ऑफ माइनस जेड जैसा नहीं लग रहा, ये फाई ऑफ माइनस जेड जैसा लग रहा है,
और आपने मेरे से सीखा था कि हम लोग इसको बड़े इजीली इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? इससे फायदा ये हुआ कि हमारे पास जो अब वैल्यू आएगा ना, वो हमारा वैल्यू उसी टेबल में से निकल जाएगा, वरना पहले वैल्यू नहीं निकल पा रहा था। वो वैल्यू मैंने गिवन नहीं करा था, मान लीजिए पेपर में वो वाला टेबल आया ही ना, आपको मिला ही ना, इसलिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0.31 इज इक्वल टू 5 ऑफ म्यू माइनस 45 बाय सिग्मा। ठीक है, हो जाएगा अब तो। इसके बाद इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये तो मिल जाएगा 0.69। 0.69 इज इक्वल टू 5 ऑफ म्यू माइनस 45 बाय सिग्मा, और यहां पर मुझे मिला हुआ था 5 इनवर्स 0.92 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा। यहां पर भेज देते हैं 5 इनवर्स का वैल्यू, ये आ गया 5 इनवर्स 0.69 इज इक्वल टू म्यू माइनस 45 बाय सिग्मा, यहां पर तो है ही है, एंड 5 इनवर्स 0.92 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा। अब हम लोग लेंगे इनवर्स। देखिएगा 0.69 वाला जो वैल्यू है ना, मेरे टेबल के अंदर होगा, क्योंकि मेरा टेबल 0.5 से स्टार्ट हो रहा था, उसके बाद वाले सारे नंबर्स होते हैं, उससे पहले वाले नंबर्स नहीं थे अपने पास। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं 0.69 का हम लोग। 0.69 टेबल के अंदर सबसे पहले कहां पे मिलेगा? 0.69 ये यहाँ पर मिल रहा है, ये देखिएगा 0.5 पे मिल रहा है। ठीक है, 0.5 पे, ये रहा ना 0.5 पे, तो यहाँ आ गया 0.5 आ जाएगा मेरे पास इसका 0.5, यहाँ आ गया म्यू माइनस 45 बाय सिग्मा, और यहाँ मुझे मिल जाएगा 0.92 चाहिए। टेबल पे आ जाते हैं, 0.92 देख लेते हैं टेबल के अंदर कहाँ पे मिलता है। यहाँ पर ये रहा 0.92, 1.41, ठीक है ना, 1.4, यहाँ पे है 924 है, यहाँ पे है 92। देखो पास में कौन सा लिखेंगे, ये लिखा गया था 0.91924, एक हमें चाहिए था 0.9, कितना चाहिए था वैसे, हमें चाहिए था 0.92 चाहिए था, और एक वैल्यू है 0.92073। तो आप लोग देख सकते हैं शायद इसमें डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम है ना, ऑलमोस्ट डिफरेंस सेम है 924, हाँ ऑलमोस्ट डिफरेंस सेम है। तो कोई बात नहीं, आप पहले वाला ले लीजिएगा, और पहले वाले का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर मिलेगा 1.4, ठीक है 1.4। तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू 1.4 लिख लेते हैं, 1.4। तो ये आ गया 1.40 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू बाय सिग्मा। ये इस तरीके से अपने पास चीजें आ चुकी हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एलिमिनेशन का काम करना है। थोड़ा सा इसको छोटा सा कर देता हूँ, ये बन गया 0.50 सिग्मा इज इक्वल टू 45, यहाँ पर माइनस कर दें, माइनस 45 प्लस म्यू, एक तो इक्वेशन ये आ गई, और अगर मैं इधर और भेजूं तो ये बन जाएगा 45 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.50 सिग्मा। एक इक्वेशन अपने पास ये आई है, और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये मुझे मिल जाएगी 1.40 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू। फिर हम लोगों ने इधर उधर कर लेते हैं इन चीजों को, ये बन जाएगा कुछ म्यू प्लस 1.40 सिग्मा, आई थिंक यहाँ पर ये भेजा ना, तो ये 64 प्लस का आ जाए। ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपने पास यहाँ पर बन चुकी है, और इन दोनों इक्वेशंस को अब आप लोग जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। जो सिग्मा की वैल्यू आ रही है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 10 आएगी, और जो म्यू की वैल्यू आएगी आप लोगों के पास वो 50 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाला जो नीचे वाला भी है ना, ये भी सेम इसी तरीके से होगा, बस यहाँ पर मैंने वेरिएंस दिया है, सिग्मा स्क्वायर गिवन है। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर निकालने को बोला है, तो जब आप लोग सिग्मा निकाल लें तो उसके बाद सिग्मा स्क्वायर निकाल लीजिएगा। इसका आंसर जो है मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, आंसर लिख भी देता हूँ, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करेंगे। यहाँ पर म्यू का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 10.18, और सिग्मा का जो वैल्यू आ रहा था वो आ रहा है यहाँ पे 50.27, लगभग इतना आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग इस क्वेश्चन को घर पे जरूर ट्राई करिएगा। जो ये वाला क्वेश्चन है इसके बारे में मैंने शायद आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि अगर x मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है,
अगर प्रोबेबिलिटी 1 इस तरीके से फाइंड करने को बोला जा रहा है x² लेस देन 9 का, तो इसका जो आंसर आता है वो आता है अपने पास -3, मैं पूरा लिख के बता देता हूं एक बार, -3 लेस देन x लेस देन 1 और प्रोबेबिलिटी 1x लेस देन 3। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करना सॉल्व करने का। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, तो 3 से 4 क्वेश्चन आज की इस क्लास में आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहा हूं। इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा पूरा सॉल्व करके 0.477 अप्रोक्सीमेटली, कुछ इतना। ठीक है, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप लोगों को काफी चीजें आज की क्लास में नहीं समझ आई होंगी, तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कोई वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में पूरे लिंक पड़े हुए हैं, आप लोग वो वाले वीडियोस को जरूर देख सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।